अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स। वीनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे जो खेल खेले जाते हैं उस पर तबसरा और तज्जिया पेश किया जाता है और खेलों को प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट शुरू हुआ जाता है और पाकिस्तान को 1-0 का खसारा है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़ुस है और पाकिस्तान को न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी काफ़ी जो है वो तनकीद का निशाना में जा रहा है। वजह भी यही है कि पाकिस्तान ना ऊपर, ना मिडिल ऑर्डर, ना लो ऑर्डर, कहीं पर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। और दूसरे टेस्ट में बाबर आजम के वापस आने के बाद क्या कोई परफॉर्मेंस सामने आएगी? और दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी टीम हॉलैंड और बेल्जियम में जो वर्ल्ड कप जारी है वहां पर अब 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए साउथ अफ्रीका से मैच खेलेगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मुस्तकिम रही या उस पर और गुंजाइश थी और बेहतर हो सकती थी? इसी दौरान पाकिस्तान वाइट्स का भी ऐलान हो गया और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई और जहां 18 रुकनी टीम का ऐलान हुआ था वहां 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ और रात को टीम को जाना था और 3 बजे तक कोई टीम का ऐलान नहीं हो सका था। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और पोलैंड से हमारे साथ वीडियो लिंक पे ताहिर अली शाह और सेल्स ग्रांड पाकिस्तानी FIH लेवल 2 कोच ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फरहान भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत है? जी असगर भाई, पाकिस्तान की टीम को एक टेस्ट में का खसारा है और तनकीद भी बहुत की जा रही है। ना बैटिंग ना बॉलिंग, कहीं से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये तसलसल है उसी परफॉर्मेंस का या फिर इंग्लैंड की कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा, हमारे अमाल का नतीजा है। अच्छा। जो अमाल पिछले 3 सालों से हम करते आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जाके तो एक्सपोज होना ही था। सही। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी होम सीरीज हो या आप कहीं और खेल रहे हो, अपनी विकेटों पर तवज्जो दें। एक जो रीत बनाई हुई है ना कि होम विकेट को स्लो बनाकर अपने बैट्समैनों के लिए उसको जो है मौका दें और बॉलर्स के लिए उसको कब्रिस्तान बना दें, तो ये उसका असर सामने आ रहा है। वो जो हमारे आइंस्टाइन है ना जी, अपने आकिब जावेद साहब, तो ये उनकी थिंकिंग है और स्पिनर्स की मदद से उन्होंने 1-2 टेस्ट जीते हैं तो उस पर उन्होंने बड़ा सीना चौड़ा किया। लेकिन वो ये भूल गए कि क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और बल्कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जब व्हाइट वॉश हुआ था तो उस वक्त भी उन्हें शर्म नहीं आई थी, वो तो होम सीरीज थी। सही। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, गो के हम ये देख रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ में टीम कदरे बेहतर थी और सेकंड टेस्ट जीतकर उन्होंने उसको ड्रॉ करने की कोशिश की और एक रिकॉर्ड जो कि वेस्ट इंडीज ब्रेक करने जा रहा था हम उसको रोकने में कामयाब हुए। लेकिन अब जो इंग्लैंड की कंडीशन है, देखिए इंग्लैंड की कंडीशन वेदर के लिहाज से हर वक्त चेंज होती रहती है। आज हम पहले टेस्ट हारने के बाद बुरी तरीके से हारे, हम 160 रन और 72 शिकस्त हुई, इनिंग शर्मनाक शिकस्त होती है। वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, कोई हया होती है कोई शर्म होती है, वो वाली शिकस्त। तो मुझे लगता है कि आकिब के पास ये चीजें है नहीं। तो इसलिए अब सेकंड टेस्ट में जब हम आ रहे हैं तो हमने पहले टेस्ट के हिसाब से क्या सीखा और वेदर से हमने क्या लिया। देखिए राजू, पहली बात तो ये कि बाबर का कमबैक हुआ है। सही। और पूरी टीम में बाबर ही इस वक्त काबिल एतमाद है, वरना पूरी टीम में काबिल एतमाद बीटर आपके पास नहीं है। और बाबर ने भी ये एतमाद वेस्ट इंडीज की सीरीज में ही हमें दिया, वरना उससे पहले वो भी नहीं थे। गो के तवील गैप है उनकी सेंचुरी का और पता नहीं वो कब सेंचुरी करेंगे। 86 तक तो गए वो, लेकिन वो सेंचुरी नहीं कर सके। अब बाबर इन हुए हैं और कंडीशन ये है, इस वक्त लॉर्ड्स की एक तारीखी ग्राउंड है यहाँ पे और ओवल के ग्राउंड पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। पाकिस्तान ने अब तक 13 टेस्ट जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड में, और उसमें 95% जो रोल है वो लॉर्ड्स और ओवल की ग्राउंड का है, दोनों लंदन में। अभी कंटिन्यू तीसरा टेस्ट पाकिस्तान अगर जीतता है तो वो हैट्रिक करने के करीब पहुंच सकता है। लेकिन इस टीम को देखते हुए हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। टीम का टॉस हुआ, आज बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश पूरे दिन रहेगी। 2 दफा टॉस की वजह से जो है ताखिर का शिकार हुआ मैच। अब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान जो है रूट्स भी ये कहते हैं कि हम भी बॉलिंग ही करना चाहते हैं। वजह वेदर है, क्लाउडली मौसम है, हल्की हल्की बारिश का पूरे दिन पेशन गोई है और पाकिस्तान ने बॉलिंग स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं की। जो पहले टेस्ट की बॉलिंग स्टैंड थी उसी को कंटिन्यू रखा। बैटिंग में पाकिस्तान ने एक तब्दीली की और आगा को जो है वो ड्रॉप करके बाबर खुद आए हैं। बाकी जो बैटिंग ऑर्डर थे और हमारे 11 फाइनल 11 था वो तकरीबन सेम है सिवाय एक चेंज के। अच्छा, इस चेंज को आप कैसा समझते हैं? सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस सवालिया निशान बनी हुई थी। देखिए, सलमान अली आगा हो या सऊद शकील हो, सही 28 टेस्ट सलमान अली आगा ने खेले हैं और 28 टेस्ट में कहीं उनका कभी एतमाद नजर आया है? और हमेशा जो परफॉर्मेंस की वो अपनी विकेटों पे की।
बात यह है कि वो अपनों ही की पर्ची पे तो खेल रहे हैं, तो अपनों ही पे परफॉर्मेंस करेंगे ना। अगर वो मेरिट पे खेल रहे होते और मेरिट पे परफॉर्मेंस दे रहे होते तो वो शायद अब तक टीम में भी ना होते, और ना ही वो टीम में कहीं कप्तानी की जगह बना पाते, इवन के T20 के भी कप्तान ना होते। लेकिन बदनसीबी ये हमारी, हमारे मुल्क की, हम उस मुल्क में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल क्रिकेट की, कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम, कोई भी इक़्तिदार में हो, कोई भी चेयरमैन हो, पर्ची सिस्टम का खात्मा नहीं होता। आगा जो है वो इस लेवल के प्लेयर नहीं है कि उन्हें तीनों फॉर्मेट में रखकर हम जो है अपने लिए एक बोझ बनाएं, और मैं समझता हूँ उन्हें ड्रॉप करना बिल्कुल सही है, बहुत दुरुस्त फैसला है। चूंकि मैं आगा और अगर रिजवान को आप एक साथ रखेंगे तो मैं रिजवान के हक में जाऊंगा, क्योंकि रिजवान फिर भी आगा से कहीं बेहतर है, गो के बहुत गलतियां कर रहा है, उसकी भी परफॉर्मेंस में तसलसल अब नहीं है। लेकिन अगर आप तजर्बे के लिहाज से देखेंगे और बैटिंग के लिहाज से देखेंगे तो मैं रिजवान को ही वोट दूंगा, मैं आगा को वोट नहीं दूंगा। और शायद यही कप्तान ने भी सोचा, हालांकि उन्होंने कल कहा था कि तजर्बेकार बैटर को बिठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फिर जो है गौरी के बजाय रिजवान पे गए और कहा गौरी मिसाइल को थोड़ा पीछे रखा उन्होंने, और अब रिजवान ही टीम में मौजूद है, प्लेइंग 11 में। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वो अपना रिकॉर्ड बरकरार रखे 2016, 2018 और अब 2026 में भी अगर वो लॉर्ड्स में मैच जीत जाते हैं तो ये एक बड़ा एजाज होगा। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि उस 2018 की टीम में से सरफराज कप्तान थे, सही, उनकी कप्तानी में जीते थे। आज सरफराज हेड कोच है, और उनका रोल मैंने पहले टेस्ट में भी कहा था कि सरफराज का रोल इंग्लैंड में बहुत अहमियत का हामिल है, उनका तजर्बा बहुत अहमियत का हामिल है। अगर वो वाकई ही बाख्तियार हेड कोच हैं तो उन्हें अपने रोल से, अपने किरदार से दिखाना होगा, बताना होगा कि उनका तजर्बा इन विकेटों पे है, और वो इसको अपने जूनियर्स को और अपने कप्तान को कैसे लीड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं। तो कोच यही कर सकता है, सिर्फ गाइड कर सकता है, ज़ाहिर ग्राउंड में जाके वो खेल नहीं सकता, लेकिन अपना तजर्बा उनमें मुंतकिल कर सकता है, अपने टिप्स दे के उनको खेलने के लिए जो है एक तरगीब दे सकता है। बाकी टीम में परफॉर्म करना है, और टीम की परफॉर्मेंस बॉलिंग अटैक पे इस वक्त डिपेंड कर रही है, चूंकि खुर्रम भी है इसके अंदर और अब्बास भी मौजूद है। अब्बास को बुझे से नजर आए पहले टेस्ट में। स्पिनर हमारे पास है उस्मान, लेकिन अब्बास का इसी ग्राउंड में 2018 में 8 विकेटों का रिकॉर्ड है। तो अगर अब्बास क्लिक कर जाते हैं और फिर मौसम उनके बिल्कुल उनके बॉलिंग के हिसाब से भी काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए, शहजाद से ज्यादा मुझे अब्बास से इसलिए है कि तजर्बा है, और काउंटी क्रिकेट्स में उनकी 800 से ज्यादा विकेट फॉर्म भी अच्छी हो चुकी है, लॉर्ड्स में खेलने का वसी तजर्बा है। 2018 का उनको एक बेनिफिट हासिल है कि वो 8 विकेट उन्होंने ली थी, विनिंग टीम के बहुत अहम रुकन थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको बैक करने की जरूरत है कप्तान को। अगर वो उसको बैक करते हैं और उसको राइट टाइम, राइट वे पे यूज करते हैं, राइट एंड पे लेके आते हैं, तो अब्बास जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नसीम शाह के बारे में क्या कहते हैं? नसीम शाह कमर्शियल कर रहे हैं आजकल, कमर्शियल में रहने थे, और नहीं, उनका ट्वीट के बाद वो कमर्शियल में चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता T20 टीम से भी, PSL से भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर हुए, फिर कौमी टीम से भी बाहर हुए। क्या वजह, अपनी परफॉर्मेंस या अपनी फिटनेस की वजह से हुए या कोई और वजह थी? देखिए, ट्वीट को मामला इतना अहम नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अहम है। ये लोग कहते हैं, और फिर जो लोग बाइस होते हैं या सियासी इशू रखते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, एक ट्वीट उन्होंने किया, उस पर उनको पनिश हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो मामला खत्म हो गया और फिर उनको कमबैक भी हुआ। लेकिन अगर वो चाहते हैं क्रिकेट खेलना तो आउट क्रिकेट के बाहर के बजाय वो क्रिकेट को तवज्जो दें। अब कमर्शियल जितना करना है या इधर उधर जितना जाना है, जो कुछ घूमना है, उसको थोड़ा सा साइड में करें, और फुल टाइम 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में अगर वो ग्राउंड में देंगे, 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करते हैं क्रिकेट के अंदर, और किसी भी खेल में ये रूटीन होती है सुबह शाम की, तो फिर मेरा ख्याल है नसीम का कमबैक हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कैरियर खत्म हो गया हो या उसकी स्पीड खत्म हो गई हो। वो एक ऐसा बॉलर है कि जब वो आया था तो आया था और छा गया था, और उसके लिए हमने ही नहीं, पूरी दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का स्टार है। लेकिन जब स्टार बहकता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं, इज्जत, शोहरत, दौलत उसके सामने आ जाती है, एक इंतहाई गरीब घराने का शख्स है वो, और जिस तरीके से उसने क्रिकेट में मेहनत की है वो यकीनन काबिल दीद है और काबिल तारीफ भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहुत है, अब उसको वापस 8 घंटे क्रिकेट को देना चाहिए। जब से पाकिस्तान की टीम के बॉलर की स्पीड 130 से अंदर हुई है, तो एक इंग्लिश मीडिया में हर जगह बातें शुरू हो गई। इसी दौरान पाकिस्तान टीम ने एक अब्दुल रऊफ का भी किस्सा आ गया कि 150 वाला बॉलर मिल गया, तवज्जो हटाने के लिए है या वाकई में कोई ऐसे बॉलर मिलना शुरू हो गए? अब्दुल रऊफ नाम है, कादिर नाम है?
अब्दुल रऊफ के नाम से जो है वो सोशल मीडिया में हमने देखा। कादिर शाह नहीं है? अब्दुल रऊफ खान है मेरे ख्याल से, अब्दुल रऊफ अभी जो 1-2 दिन पहले, जी 1-2 दिन पहले जो एनसीए में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, फूले ना समाना, जी ये ऐसी ही खबर है कि जिससे हमारे डोमेस्टिक के कोच जो एनसीए के हैं वो फूले नहीं समा रहे। हाँ, वो समझ रहे हैं कि बहुत इसको बड़ा एक तीर, बहुत बड़ी खबर बना बहुत बड़ा दी। तीर मान लिया है। क्या वसीम अकरम के कैंप में 2013 में जो नेशनल स्टेडियम में लगा था, क्या तेज तरीन बॉलर 150 का नहीं मिला था? मिला था उसमें भी। कहाँ गया वो? फिर वो बाद में स्पिन बॉलिंग करने लग गए जी, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हाँ। फिर क्या शाहनवाज धानी ने वेस्टइंडीज में 92 पॉइंट प्लस बॉल नहीं की? हसनैन थे जिन्होंने 150 मारी थी। मुझे बताएं ना। मोहम्मद मूसा थे पीएसएल के अंदर 148 बॉल की। तो मसला टैलेंट का नहीं है, मसला तेज तरीन बॉलर की दरियाफ्त नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज्यादा खुद कफील है, बहुत ज्यादा खुद कफील है। और लेकिन मसला हमारे सिस्टम का है, पसंद ना पसंद पर हम प्लेयर को पॉलिश नहीं कर सकते। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम जब अपने एनसीए में ले जाकर प्लेयर के एक्शन को चेंज कराने की कोशिश करते हैं तो वहां हम प्लेयर का कत्ल करते हैं। हम प्लेयर के साथ वो सुलूक करते हैं कि जिसके लिए एक माइंडसेट हमारे यहाँ है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, और उसी माइंडसेट के तहत हम 150 प्लस बॉलर्स को जो है वो फलने फूलने नहीं देते, उसको उसके अपने नेचुरल स्टाइल में बॉलिंग करने नहीं देते। हसनैन हो, मूसा हो, धानी हो या कोई दूसरा बॉलर हो। कोशिश अनवर अली को देखा था, उसकी स्विंग देखी थी, उसके बाद अनवर अली पे तो सितम उसके अपनों ने किया ना, जिनके साथ वो क्रिकेट खेलता था। जी, अनवर अली पे बोर्ड ने नहीं सितम किया, एनसीए ने सितम नहीं किया। उसके कसूर जो बहुत सारे कसूर हैं, उसमें सबसे बड़ा कसूर तो उसके अपने डोमेस्टिक का है, जहाँ से वो दरियाफ्त हुआ, जहाँ से वो खेलता था, जिस क्लब में वो रहता था, फिर उसी क्लब ने उसका साथ छोड़ दिया और उसके बाद फिर ये उधर उधर अनवर हो गए। हालांकि एक अच्छा टैलेंट था और वो भी एक अच्छे ऐसे घराने से था कि जहाँ क्रिकेट ही उसके लिए ओढ़ना बिछोना था, वरना का फैक्ट्री में मोजे पॉलिश करने वाला, मोजे सेटिंग करने वाला, सिलाई करने वाला अनवर अंडर 19 का एक कामयाब तरीन बॉलर बनकर आया था। और वर्ल्ड कप भी जीतने में अनवर की जो स्पेल था, उस स्पेल का बड़ा अहम था, जो कि सरफराज कप्तान थे और अनवर जो है उनका अहम तरीन बॉलर था और सामने इंडिया की टीम थी। तो मैं समझता हूँ कि जो ज्यादतियां अब उसको दोहराने का फायदा तो नहीं है, क्योंकि जो चीजें गुजर गई हैं अब उसको अगर एक तरफ रखें, हम आने वाले पे इंसाफ कर लें तो शायद हमारे पिछले गुनाह धुल जाए। तो पिछले गुनाह और ज्यादतियां नाइंसाफियों को एक तरफ करने के लिए जरूरी है कि अभी जो टैलेंट हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है हम उसको पॉलिश करें और ईमानदारी से करें। एनसीए के तमाम कोचेस अपनी चीज ना डालें। देखिए पता क्या मसला क्या होता है, मुझे ओलंपियन हनीफ खान की एक बात बहुत अच्छी लगी। हॉकी पे बात हो रही थी तो कहने लगे अमाम ये अकेडमी से क्या हुआ, अकेडमी में कोच होता है सही, और जब लड़का अकेडमी में आता है तो कोच उसमें अपने स्किल्स डाल देता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में कोच नहीं होता इस किस्म का। वहां लड़का अपने स्किल से सीखता है, उसका अपना जहन पॉलिश होता है, वो अपने जहन से लड़ता है, वो अपने जहन से सवालात करता है, वो अपनी गलतियां अपने जहन से तलाश करता है। सही। तो जो असल लेवल है वो तो स्कूल और कॉलेजेस है। तो मैं समझता हूं कि जो लड़का नेचुरली खेल के स्कूल कॉलेज से आ रहा है, डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, अगर आपने उसको पिक कर लिया, एनसीए में बुला ही लिया, तो खुदारा उसके साथ वो जुल्म ना करें जो आपने हसनैन के साथ किया था। उसके साथ जो बॉलिंग एक्शन आपने चेंज कराया तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ वो आपको भी पता है। आपने असद शफीक को एनसीए में रखकर 70 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले को आपने जो हाल किया, उसको फिर बुजदिल का ताना भी दिया गया। वो और बात है कि आज उस पर पीसीबी मेहरबान है और 3-3 4-4 ओहदे लेके वो बैठे हुए हैं, लेकिन असद के साथ भी ज्यादती तो की जी। और इसी तरह से एक लंबी दास्तान है जहां आपने अपनी चीजें डालने की कोशिश की और उस माइंडसेट को परवान चढ़ाने की कोशिश की जिसके तहत आप चाहते हैं कि मुझसे आगे कोई ना आए और मैं ही स्टार रहूं इस पाकिस्तान का। तो उस सोच को भी खत्म करने की जरूरत है। जब तक हम उस माइंडसेट को किल नहीं करेंगे हमारे लड़के क्लिक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, जब तक उस माइंडसेट को खत्म नहीं किया जाएगा लड़कों की जो असल परफॉर्मेंस है वो सामने नहीं आ सकती। ताहिर अली शाह साहब हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं पोलैंड से। ताहिर भाई, पाकिस्तान की वाइट टीम का ऐलान हुआ और बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया जब रात में टीम को जाना था, कौन ऐलान कर रहा था, सिलेक्शन कमेटी कहाँ थी और प्रेस रिलीज भी कोई जारी नहीं हुई, क्या मामला था ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह, सॉरी मैं भूल गया, पहले मैंने आपको देखा के प्रोग्राम में।
तो क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी अच्छी डिबेट की है आपने क्रिकेट के ऊपर। तो इसमें से दो तीन चीजें जो मैंने हॉकी के हवाले से की हैं। एक का आपने बात की है कि जो अमाल है, अमाल के ऊपर सारा जो है वो दुनिया का निज़ाम है, आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ। इसी तरह ही हॉकी के ऊपर बात करेंगे। ये अमाल की बात है तो असगर भाई की बात मैं आगे बढ़ाता चलूं कि हॉकी वालों ने भी हमें अपने अमाल के सर पे ही आज पाकिस्तान और दुनिया में हॉकी को जो पाकिस्तान की जो तजलील की है वो हमारे अमाल और हमारे कामों ने की है। और हमारे अमालों के जो मुल्ला थे वो हमारे साबका ओलंपियन थे, और वही जो हॉकी के मुल्ला बने बैठे हैं वही पाकिस्तान हॉकी का और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने के सबसे बड़े जो है ना वो कल्प्रेट्स जो हैं वो ओलंपियंस हजरात हैं। और मजेदारी की बात है कि वानी साहब उन्हीं ओलंपियंस के इर्द गिर्द फिर वो जो है ना एक वो घूम रहे हैं, और उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान हॉकी को सही ट्रैक पे किस तरह लेके जा सकते हैं। मैं सोशल मीडिया और मीडिया की गाय बगाए देखता रहता हूं, और उसमें असगर अजीम साहब और फरार राजू साहब और भी बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट साहबान हैं वो हॉकी के ऊपर, स्पेशली आज के दौर में जब हॉकी के ऊपर बात करने वाला कोई भी नहीं है, हॉकी को खेलने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हॉकी को जिंदा किया हुआ है। मैं आप लोगों को सलूट पेश करता हूँ, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी और बीइंग अ प्रेसिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी पोलैंड। लेकिन ये जो कल एक इंसिडेंट हुआ है, ये मैं इंसिडेंट ही कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान हॉकी अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी दिल से जो आवाज है वो निकलती है कि ये जो सो कॉल्ड जो हमारे साबका ओलंपियंस है, मैं इनको सो कॉल्ड बोलूंगा क्योंकि देखिए मेरे अंदर पाकिस्तानियत है। मेरा जब झंडे का मामला होगा, जब मेरी पाकिस्तानियत मेरे अंदर होगी ना, तो जब मेरे फ्लैग का मैटर होगा तो मैं हर चीज उसको पीछे छोड़ के मैं अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट के लिए हर वो काम करूंगा जिससे दुनिया में और पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में स्पेशली हमारे मुल्क का नाम जो है ना वो बदनाम ना हो। लेकिन ये जो ओलंपियंस हजरात हैं, इनको पता नहीं है अल्लाह ताला ने कौन सा दिमाग दिया है कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी हॉकी से खाया, रिटायरमेंट के बाद भी हॉकी का खा रहे हैं, और आज कवर में टांगे हैं, लेकिन फिर हॉकी का सत्यानाश करने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री निकाल के देख रहे, जब से हॉकी हो रही है, मेरे से ज्यादा आप लोग माशाल्लाह आपको नॉलेज है, फरहान भाई और असगर भाई हॉकी को बड़ी देर से कवर कर रहे हैं। आज तक मुझे बता दें कि पाकिस्तान हॉकी टीम आज रात को ट्रेवल कर रही है और प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई, और 18 रुकनी टीम है, बेसिकली 15 लोग जा रहे हैं, और 3 बजे पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच डिफरेंट लोगों को कॉल्स करके कह रहा है कि यार 13 सेट जो है मुझे पाकिस्तान जो है ना व्हाइट और ग्रीन के शर्टें चाहिए, और 36 मुझे सॉक्स के जोड़े चाहिए, प्लीज 7 बजे तक मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दे क्योंकि रात को हमने ट्रेवल करना है। मेरे पास उन लोगों के मैसेजेस मौजूद है जिन लोगों को इन लोगों ने कॉल्स किए हैं। तो मैं समझता हूं कि कहां गया वानी साहब का वो जो एक मेरिट वाला सिस्टम। और सबसे बड़ी बात देखें, ओलंपियन कामरान अशरफ साहब की मैं बात करता हूं, ये हेड कोच है, इनका बेटा उस्मान अशरफ, यार ये कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में कि जब बाप कोच बना उस टाइम टैलेंट भी निखर के आ गया, बेटा भी टीम में आ गया, जो ना किसी डिपार्टमेंट का प्लेयर है ना ही किसी कोई बहुत ज्यादा उसने। अभी जोहर बारू इसका एक टूर है जूनियर का मलेशिया में, उसका रिकॉर्ड निकाल के देख ले। वानी साहब तो बेचारे वो पैसा लेके आ रहे हैं बाल, बट उनको कोई जो उनको इंफॉर्मेशन देने वाला, उनका जो उनको चीजें शेयर कर रहा है उसको बताना चाहिए ना कि जोहर बारू में उस्मान अशरफ कितना खेला है, ओलंपियन कामरान अशरफ का बेटा, और इन लोगों को कौन प्रमोट कर रहा है। देखें मेरे काबिल एहतराम है ओलंपियन सलाउद्दीन साहब, आप इस एज में अगर आपके ऊपर कोई एक सवाल कर रहा है ना, तो मैं समझता हूं कि बीइंग अ मुसलमान और बीइंग अ हॉकी लेजेंड आपको ये चाहिए कि आप उसकी जो है ना वजाहत करें, नहीं तो आप उसकी एक एटलीस्ट एक चीज बता दें कि यार ये जो टीम है ना इसका ये हमारा एजेंडा है। देखिए रशिया के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपया ये जो आपका टूर है ना 8-9 दिन का, ये 2.5 करोड़ रुपया, मुझे बताएं 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए साबका जो फेडरेशन के लोग हैं वो मारे मारे ऑफिस में घूमते होते थे। लेकिन वानी साहब की एक अच्छी चीज ये कि उन्होंने पैसा लेके आए, लेकिन उस पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक ना बड़ा ताहिर भाई यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि आप ये जो बात कर रहे हैं काफी तफसील से बात होगी इस पे, क्योंकि अब काफी डिटेल है
और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आपसे फिर रब्ता करते हैं और पूरी डिटेल के साथ आप बताइएगा। यहाँ हुआ है ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात हो रही थी ताहिर अली शाह साहब से। इससे पहले असगर अजीम से पूछते हैं। असगर भाई, ये टीम पाकिस्तान की गई है, अंडर 21 है या क्या अंडर 26 है? नासिर अली कुछ कह रहे हैं टीम के साथ, क्या हो क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि ये टीम खुफिया अभी तक है। अच्छा। और ये खुफिया तरीके से रूस गई, रूस की दावत पर। ये रूस में 4 नेशन खेलने गए या रूस को फतह करने गए? अच्छा, सवाल तो ये है ना। हाँ, क्योंकि इतनी खुफिया जिसके मतलब किसी एजेंसी को भी नहीं मालूम, और इतने इस तरीके से खामोशी से टीम को भेज देना, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तारीख में पहली बार मीडिया को बिल्कुल भी ना बताना कि जनाब ऐसा नहीं हो कि कोई एयरपोर्ट पे कह दे और मेरा बेटा पकड़ा जाए या मेरा भाई पकड़ा जाए या मेरा चाचा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा पकड़ा जाए। तो क्या ये इंसानी स्मगलिंग हो रही थी जो आप इतनी खामोशी से इतने साइलेंटली चले गए? सही। अच्छा, फिर जाने से पहले जो प्लेयर कैंप में लास्ट टाइम में शामिल किए गए वो क्यों किए गए? इससे पहले तो जब सीनियर टीम में लास्ट टाइम में जब प्लेयर्स को शामिल करने की बात आई तो नासिर अली ने मना कर दिया था, और कोच ने ही मना कर दिया था। तो इसमें क्यों नहीं मना कर सके? बात मेरे दोस्त ने की, ताहिर ने कामरान अशरफ के बेटे की। तो देखिए, कामरान अशरफ का बेटा ठीक है, इंटरनेशनली उसको तजर्बा इतना नहीं है, मैं मानता हूँ, बट जितना भी तजर्बा है टीम तो जाही तजर्बे के लिए रही है। जाना सीनियर टीम को चाहिए था, बट सीनियर टीम बिजी है वर्ल्ड कप में, तो इस चीज को गनीमत जाना गया कि जूनियर्स को मौका दिया जाए। फिर बात की जा रही है मुनीब की, जिसको कप्तान बनाया गया। अब उसकी उम्र 21 हो या 29 हो, अगर पाकिस्तान वाइट के नाम से गए तो मेरा ख्याल है ये कोई मैटर नहीं है, वो जा सकता है और कप्तानी का अहल भी है। क्योंकि मेरे जो पंजाब के दोस्त है, साफी भाई मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि असगर भाई सीनियर टीम का प्लेयर है, ये सीनियर टीम में इसका चांस बनता था, बट इसको नजरअंदाज किया गया और अब इसको पाकिस्तान वाइट की तरफ से भेज दिया गया। लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने कप्तान बनाया या नहीं बनाया, आपने भेजा या नहीं भेजा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी तारीख में ये एक खुफिया काम क्यों किया, हर चीज़ खुफिया क्यों रखी? और ये बात भी मैंने ही पॉइंट आउट की थी कि सिलेक्शन कमेटी ने 24 अगस्त को टीम बनाकर फेडरेशन को दे दी थी और हसन सरदार को दी थी, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। और 25 अगस्त को जब मेरी बात हुई है तो इस बात की तस्दीक की गई है और हसन सरदार ने खुद कहा कि टीम कल जाएगी, यानी 26 को रात में, 25 खत्म हो जाएगी, रात में जाएगी टीम। तो मैंने कहा कि फिर आप अनाउंस कर रहे हैं आज? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन टीम अनाउंस नहीं हुई और वो चली गई। तो सिलेक्शन कमेटी तो एक तरफ हो गई कि जो उसने टीम बनाई कोई खुफिया नहीं रखी, उसने एज पर रूल एज पर प्रैक्टिस टीम बनाकर फेडरेशन को दे दी। हसन सरदार जो हॉकी की टेक्निकल कमेटी है उसके चेयरमैन है, शरीक चेयरमैन, उन्होंने दे दी। उन्होंने इस्लाह भाई से डिस्कस की होगी, उसी रात को आधे घंटे तक मेरी इस्लाह भाई से फोन पे बात हुई, वो अमेरिका में है। कुछ लोग इस बात को भी तनकीद कर रहे हैं कि वो अमेरिका में क्यों है, तो वो तो हर साल जाते हैं अमेरिका में, उनकी फैमिली वहाँ है और अपनी छुट्टियां गुजार के वो वापस आ जाते हैं। तो इसमें तनकीद करने की बात नहीं होती, बस चीज़ों को समझने की बात होती है। और अगर कोई कसूरवार है तो फिर हसन सरदार है कि उन्होंने टीम को अनाउंस नहीं किया, या वानी साहब है क्योंकि वो बेल्जियम में है और वो जो समिट हॉकी वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की तरफ के तहत की जा रही है वो 2 रोज़ा समिट में मसरूफ थे। और अगर मसरूफ भी थे तो अप्रूवल व्हाट्सएप पे दी जा सकती है, अप्रूवल टेलीफोन पे दी जा सकती है, ये बात कही जा सकती है कि ये चीज़ जारी कर दें। इसको इस तरह से रख कर वानी साहब अपने तमाम अच्छे कामों पे, एक मैंगनी है, दूध देते देते जब उसमें मैंगनी आ जाए ना तो दूध का इस्तेमाल कोई नहीं करता, उसको फेंक दिया जाता है। तो वानी साहब जो लोग आपके कामों में ये मैंगनियाँ डाल रहे हैं, जरा उन पे नज़र डालें, उन पे बात करें कि क्यों आपकी इज्जत को वो इस तरीके से तार तार कर रहे हैं। आपने वो काम किया इस हॉकी फेडरेशन में जो कई सालों के बाद हुआ, यानी प्लेयर्स को जाने से पहले डेली अनाउंस दे देना, ये बड़ी बात थी। आप पैसा लाए, आप स्पॉन्सर लाए, आपने काम किया, आपने चीज़ों को अच्छा किया, बहुत सारी सीरीज आ रही हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी मुलाकातें हुई हैं उससे यूरोप की टीमें भी पाकिस्तान आना शुरू होंगी, बड़ी टीमें, वो नहीं क्लब की टीमें, तो क्लब को बुला के और आप अपना उल्लू सीधा कर लें, वो नहीं। लेकिन वानी साहब
आपकी तमाम नेकनामी के पीछे जो लोग उसको गंदा करने में लगे हैं उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है, उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह थी कि टीम का ऐलान नहीं किया गया, उसकी वजूहात क्या थी? जब 24 तारीख को टीम दे दी गई तो 26 तारीख को रात को टीम रवाना होती है, मतलब 25 और 26 के दरमियानी शब में, तो वाई नॉट कि इस बात को सामने लाया जाए और उनको सजा दी जाए कि जनाब आपने मेरी इज्जत से खेला। वानी साहब, आपकी इज्जत से खेलना पाकिस्तान हॉकी की इज्जत से खेलना है ना। बदनाम तो पाकिस्तान हॉकी को किया जा रहा है ना। एक खुफिया दौरा, कौन सा खुफिया दौरा है यार? ये क्या मसला है इसके अंदर? अगर आप 18 रुकनी टीम लेके जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर आप 15 रुकनी टीम लेके जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? आप अगर लास्ट टाइम में कैंप में लड़के शामिल ना करते तो क्या फर्क पड़ जाता? मैंने उस वक्त भी वानी साहब आपसे बात की थी जब सीनियर टीम के लिए 3 लड़के जो है शामिल करने की बात की गई थी और उसके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लिखा था और आपने एज ए IPC सेक्रेटरी वो हिदायत खुद देकर मेरे कहने पर वापस ली थी। मैंने पॉइंट ऑफ किया था आपको कि सर ये इख्तियार नहीं है आपका, आप ऐसा नहीं कर सकते, 3 लड़के शामिल नहीं हो सकते, 6 लड़के ये शामिल नहीं हो सकते, कानून और लॉ ये कहता है। तो आपने एग्री किया था और उन लड़कों को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये आपकी इज्जत पे जो लोग तार तार कर रहे हैं या जो लोग अपने जो मजमूम मकासिद हैं उसे हासिल करने के लिए वही चोर दरवाज़ा तलाश कर रहे हैं, खुदारा उन चोर दरवाजे को तलाश करने वालों को उसी चोर दरवाजे से अपने घर भेज दें, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी है, ये मेरी और आपकी नहीं है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, माजी में कोई और था, अभी हुकूमत ने आप पे एतमाद किया है और आप उस एतमाद पे मेरे हिसाब से पहले पिछले लोगों से कहीं ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है कि आपने वो रोना धोना जो खिलाड़ियों का था फाइनेंशियली हवाले से वो ख़त्म किया। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं हमेशा कहा, मैंने हर स्पीच में कहा, हर जगह ये बात की कि ओलंपियंस का काम नहीं है फेडरेशन को चलाना, और आपने वो करके दिया कि ओलंपियंस जो है वो टेक्निकल साइड में आ गए, उन्होंने टेक्निकल मामला को देखने लगा और टेक्नोक्रेट जो है वो अब हॉकी को चला रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड को अलग किया आपने, बहुत अच्छा किया। आपने मार्केटिंग टीम बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने दीगर बहुत सारे इकदाम उठाए, बहुत अच्छा किया। लेकिन जो काम अब ज़रूरी है उस तरफ भी आ जाइए, और वो काम जो बहुत कुछ पेंडिंग भी पड़े हुए हैं जिसके लिए आप शायद कन्नी कांटा जिसे कहते हैं ये वो आप कर रहे हैं, यानी वो एहतसाब का अमल 1.5 अरब रुपए का उसको भी शुरू करा दीजिए, वही बहुत ज़रूरी है। और वो इलेक्शन प्रोसेस जो अब तक जारी है जिसके लिए कोई नोटिफिकेशन स्टॉप होने का नहीं निकला, उसको भी मुकम्मल कीजिए। जी, ताहिर अली शाह साहब, बहुत तफसील से बताया असगरजीत साहब ने कि वानी साहब इस वक्त हॉलैंड में मौजूद हैं, मुख्तलिफ फेडरेशन से मुलाकात भी कर रहे हैं। जैसे कहा था कि यूरोपियन टीमें अब आना शुरू हो सकती हैं पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात जजा और सज़ा वाला एहतसाब जब तक नहीं होगा फिर वही मामला होगा कि करना कराना कुछ नहीं है, ना सज़ा होती है ना जजा होती है, जो करना है कर लो। ये पॉइंट कितना ज़रूरी है? मैं असगर भाई की बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने बड़ी नफी तुली और पॉजिटिव बातें की, और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी इसमें कि इन्होंने वानी साहब को क्लियर इंस्ट्रक्शंस विद जो रेलिवेंट चीजें उसके बारे में बताया। मेरा नहीं ख्याल कि वानी साहब को कोई राइट लेफ्ट देखना पड़ेगा, असगर भाई की ये बातों के ऊपर अमल कर लें। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें और उनकी निखर के आ जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी जो बात अभी 15 रुकनी जो टीम रशिया गई है उसकी मैं करना चाहूंगा कि आपने ये पाकिस्तान वाइट है, पाकिस्तान वाइट की जो एज फैक्टर कोई इसमें काउंट नहीं होता। इसका ये होना चाहिए था कि जो पाकिस्तान अंडर 21 पाकिस्तान सीनियर की टीम के स्टैंड बाई प्लेयर्स थे और जो आपकी पाकिस्तान टीम के जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे जो काफी टाइम से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन रहे थे लेकिन वो टीम के साथ लगे हुए थे स्टैंड बाई की सूरत में, रिजर्व की सूरत में, या किसी इंजरी की वजह से वो नई टीम में आ सके, उनका एक पूल बनाया जाता। उसके बाद किया जाता। ओलंपियन कामरान अशरफ साहब का बेटा किसी भी सेक्टर में नहीं पाया गया पहले, तो ये डायरेक्ट हवाई उड़ के किस तरह आ गया? अच्छा, इसके बाद अभी बात हुई है वानी साहब की। वानी साहब ने जो है ना, मैं वैसे वानी साहब को यही मशवरा देना चाहता हूं। वैसे तो वो बहुत बड़े समझदार हैं और वो पाकिस्तान के हॉकी के अब आइंस्टाइन बनने के लिए जा रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि जब तक आप ओलंपियन से अपना जो है ना वो हाथ नहीं खींचेंगे ना, वानी साहब ये आपको खा भी जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी रीजन ये है कि ओलंपियन, आप 2 ओलंपियन को छोड़ेंगे, तीसरा ओलंपियन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो अभी मुझे असगर भाई अच्छी लगी, वही ओलंपियंस जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को लूटा, वही ओलंपियन आप बेल्जियम में, हॉलैंड में वानी साहब को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो ओलंपियन ये चाह रहे हैं कि जो हमारा दोबारा जो है वो वानी से अंडरस्टैंडिंग हो और हम फिर किसी न किसी
चेहरे बदल के चीजों में आए। अभी एक बंदा अब पैसा लेके आ रहा है, 45 स्कूल्स में आप हॉकी स्टिक्स दे रहे हैं। असगर भाई ने बात की, हनीफ भाई की, कि स्कूल्स और कॉलेजेस से आपके पास कोच नहीं होते, लेकिन उधर आप प्लेयर खुद लड़के खुद अपनी जंग लड़ता है, उसके बाद उसको एकेडमी में आके कोच मिलता है। भाई 45 स्कूल में हमने हॉकी स्टिक्स दी। हॉकी स्टिक्स देने का मतलब है कि 45 स्कूल में दी, इसका मतलब आपके पास 45 कोचेज होने चाहिए जो उन बच्चों को डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग दे के आए। अभी 45 स्कूल्स में अगर आपने हॉकी स्टिक्स और इक्विपमेंट्स डिलीवर की है तो कम से कम वो 50 लाख या 60 लाख रुपए का तो सामान दिया गया होगा ना। 3 महीने के बाद आपको वो, मैं एक स्कूल में भी आप मुझे दिखा देंगे ना कुछ पूरा सामान, मैं उसका पूरी कौम से माफी मांगूंगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 45 स्कूल में से 2 स्कूलों के पास ग्राउंड है, बाकी के पास किसी के पास ग्राउंड ही नहीं है। फिर वानी साहब एज आईपीसी सेक्रेटरी, जो हमारे प्रीवियसली यासर पीरजादा साहब डीजी थे, उन्होंने एक स्क्रूटनी करवाई थी, असगर भाई को पता है इस चीज का। उसमें 11 या 12 क्लब जो है वो इस्लामाबाद की उन्होंने बुलाई थी कि उसकी स्क्रूटनाइज करवाने के लिए। आईपीसी की मीटिंग में यासर पीरजादा साहब ने खुद उसके मिनट्स में लिखा गया है कि हमने स्क्रूटनी कराई इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्लब जेन्युइन है, बाकी सब फेक है। और मजेदारी की बात है कि लास्ट वीक हरमन क्रूज ने एक कोचिंग कोर्स करवाया है, और उस कोचिंग कोर्स में वानी साहब खुद बैठे हुए हैं, डिप्टी डीजी शाहिद इस्लाम बैठा हुआ है, उसमें 4, 5, 6 और लोग बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो उस स्क्रूटनी के फेक क्लबों के लोग बैठे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वानी साहब, आप भी उस चीज का हिस्सा थे, लेकिन आपको कौन सा बंदा गाइड कर रहा है कि भाई ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नहीं है। राइट डायरेक्शन ये है कि पैसा लेके आए हैं भाई, आप डिपार्टमेंट्स के पास जाएं, जिन डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम में खत्म कर दी है उनको रिक्वेस्ट करें। अभी देखिए असगर भाई ने बोला कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एतमाद किया है। आज अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एतमाद किया है तो आप पीआईई के पास जाएं, हबीब बैंक के पास जाएं, स्टील मिल के पास जाएं, स्टील मिल तो खैर बंद होगी, वाह के पास जाएं, 8 से 10 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जाएं, उनको बोलेंगे भाई आप हॉकी टीमें बनाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट जो आप 45 स्कूल जो हॉकी इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, आप इन डिपार्टमेंट्स के साथ कोई एक्सचेंज प्रोग्राम तरतीब करें, प्लान लेके आए, बच्चों को स्कूलिंग फ्री करें, जो हॉकी प्लेयर हैं, जो उनकी इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान बनाएं। मल्टी सेक्ट, अभी अलास्का बैटरीज वालों ने आपको इतना बड़ा फंड दिया है, आप उनको बोले कि एक हॉकी टीम बनाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक आप प्लेयर्स के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में हॉकी हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका बच्चा है, मेरा बेटा है, असगर भाई अपने बच्चे को क्या बताएंगे कि बेटा हॉकी खेलो, हॉकी सारी जिंदगी खेलो, ना उसको डिपार्टमेंट मिले, ना उसकी कोई इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम, भले कहां से आप लेके आएंगे एक प्लेयर को हॉकी। आपकी बात को काटता हूं थोड़ा सा माजरत के साथ। बात यह है कि आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, उनकी जॉब्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि डिपार्टमेंट्स के आगे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बेबस है। प्राइम मिनिस्टर को 2 साल हो गए नोटिफिकेशन किए हुए कि जनाब तमाम डिपार्टमेंट जो है अपने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बहाल करें, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रन करें। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से मैं मुलाकात करता हूं, उनसे मैं बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि जनाब हम क्या साल में 1 या 2 इवेंट के लिए ये लड़के पालें और इनके लिए हम एक सिस्टम बनाएं जो हमने ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, वापडा ने 3 डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स सेक्शन जो है उसने बंद कर दिए। कितना बड़ा अलमिया है, सिर्फ क्यों बंद कर दिए कि पीसीबी ने 1.5 करोड़ रुपए फीस कहा कि आपने देना है तो ही आप जो है वो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट खेलेंगे। वापडा ने उससे इख्तलाफ किया, पीसीबी ने उसको बाहर किया, दिफाई चैंपियन बाहर हो गया, और उसके बाद उसने रिएक्शन में जाकर 3 डिपार्टमेंट मजीद बंद कर दिए। तो हॉकी की टीम कैसे बनेगी? और फिर उसी वापडा में हमारा नूह भट्ट, यार उसने 6 साल पहले अपनी नौकरी पक्की करने के लिए दरखास्त दी थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, बट कोई नहीं सुनता। वजीर आजम साहब को बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं है, दूसरों के मामलों को हल करने से फुर्सत नहीं है। अपनी यूथ को संभालेंगे कब? जब तक वजीर आजम साहब अपनी यूथ को नहीं संभालेंगे उस वक्त तक ये मुल्क ना ही तो तरक्की की राह पे गामजन होगा और ना ही ये दहशतगर्दी और गैर अखलाकी हरकतों से बाज आएगा, ना माशरती बुराइयां खत्म होंगी। ये तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है ना, इससे कोई यूथ सही नहीं होने वाला। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मैं इमरान खान के दौर से देख रहा हूं और देखता आ रहा हूं कि इसमें कौन कौन से ड्रामे होते हैं। इसमें ड्रामे करने वाले को एक को तो घर भेजने वाला मैं खुद हूं, करप्शन बहुत है और डंके की चोट पे घर भेजा उसको जी, ठीक है ना।
तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते यूथ पे हाथ रखें, यूथ के लिए पॉलिसी बनाएं, अपने डिपार्टमेंट को, कम से कम सरकारी डिपार्टमेंट को जो आपके अपने हुक्म के ताबे हैं, उन तमाम को, अपने वुज़रा को ये पाबंद करें कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को 100% बहाल किया जाए। जो अभी आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है उसी को ही फॉलो कर ले, चले आप उसको मस्जिद सही नहीं करते तो कम से कम ये काम तो करें। और मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो मैं वज़ीर आला सिंध से भी ये कहूंगा कि वज़ीर आला साहब जितने भी सिंध के डिपार्टमेंट हैं आपके पास, उनमें स्पोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर बहाल करें। अपने शहर के, अपने सूबे के लोगों को, अपने नौजवानों को जॉब्स देने के लिए ये इकदाम उठाएं। आपने यूथ कार्ड मुतारिफ कराने जा रहे हैं, बेशक कराइए, लेकिन यूथ कार्ड उसी वक्त कारआमद होगा जब हमारा नौजवान फलेगा, फूलेगा, ज़हनी नशोनुमा पाएगा, बुराइयों से बचेगा, अपनी एक्टिविटीज़ ग्राउंड में सर्व करेगा अपना वक्त, तभी वो यूथ जो है सही मानों में यूथ पावर बनकर सामने आएगा। तो मैं गुजारिश करता हूं वज़ीर आज़म साहब आपसे भी और अपने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब से भी। जी ताहिर अली शाह साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं ऐड करता चलूं असगर भाई की बात, नेशनल बैंक की बात की, चलो नेशनल बैंक की तरफ आ जाते हैं। राना मुजाहिद वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, 6.5 लाख रुपए सैलरी। ताहिर जमान साहब वीसी, ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख रुपए सैलरी। पाकिस्तान टीम के कैप्टन साहब का नेशनल बैंक, पाकिस्तान टीम के करंट कैप्टन नेशनल बैंक, पाकिस्तान टीम के 2 साबका कोचेस नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको ये बताना चाहिए कि आपके पास अगर 20-25 जो प्लेयर्स ऑलरेडी जो सैलरियां ले रहे हैं, 5-5, 6-6 साल उन्होंने नेशनल बैंक का मुंह नहीं देखा, 2-2 करोड़ रुपए आपकी सैलरियां ले गए हैं, उनकी सैलरियां बंद करें, टीम बना लें, 2 करोड़ रुपए का बजट 1 साल का रख लें। आप सिंपल कर रहे हैं। मसला ये है, ये हॉकी स्पोर्ट्स क्यों बंद हो रही है? स्पोर्ट्स इसलिए बंद हो रही है कि भाईजान आए दिन आप, मैं, ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त, अब आप हॉकी सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर ये रोना रो रहे हैं कि जी फलां करप्शन होगी, फलां करप्शन होगी, फलां करप्शन होगी। मुझे ये बताएं, पिछले पाकिस्तान ने 2 साल में कोई 18 से 20 टूर किए हैं, किसी टूर में नेशनल बैंक को पाकिस्तान का स्पॉन्सर लगा है? किसी टूर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्पॉन्सर लगा है? हम जब छोटे थे या हमारे से भी पहले कोई भी पाकिस्तान टीम की नेशनल जर्सी होती थी उस पर नेशनल बैंक को पाकिस्तान का स्पॉन्सर लगा हुआ था, पीएई का स्पॉन्सर लगा हुआ होता था। ट्रस्ट करती थी डिपार्टमेंट्स इनके ऊपर। जब आपके ऊपर चोर, डाकू और 2 नंबर लोग बहरूपिये वर्ल्ड चैंपियन का चूरन, ओलंपिक चैंपियन का चूरन बेच के आपको लूटने की कोशिश करेंगे तो डिपार्टमेंट्स आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? उसके लिए आपको कैसे बंदे को लेके आना पड़ेगा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पेट का भरा हुआ हो और उसके अलावा उसको खाने की आदत ना हो। ये तो बेचारे अपने छोटे छोटे घरों से, जिनको अपने मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कप जीत लिया। उसके बाद ये इन्होंने एक अपना बहरूपिये बन के लूटना शुरू कर दिया डिपार्टमेंट्स को, तो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा? तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस तरह असगर भाई ने किया, कि अपने जो स्पोर्ट्स सेक्टर्स है, जो आपके जो मिनिस्टर साहबान है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से बोले कि प्लीज हर इदारे को सख्ती से बोला जाए कि एटलीस्ट आप जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ आप 5-5 साल या 10 साल के लिए भाई, आपको लगता है पाकिस्तान में कोई वफाकी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है? मैं तो कहता हूं कि मुझे नहीं लग रहा, सारे तो वो भाई, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 18वीं तरमीम के बाद वफाकी सतह पे हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है। हमने ये काम उठाकर मिनिस्ट्री बैनुल सूबाई राब्ता को दे दिया है, और बैनुल सूबाई राब्ता का जो वजीर है वो सिर्फ डाकिये का काम करते हैं, और वो पूरी वजारत भी डाकिये का काम करती है। ये अलमिया है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन और हेल्थ को तो ये बहाल कर देते हैं, वहां तो ये अपने अपने लोगों को एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन यही हुकूमत स्पोर्ट्स को इस तरीके से नजरअंदाज करती है कि इस मुल्क में जो है 18वीं तरमीम के बाद से स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नहीं है। तो भाई, मैं इसीलिए तो वज़ीर आज़म से कह रहा हूं ना कि वज़ीर आज़म साहब ये सारे रोल आपके हैं। 18वीं तरमीम के बावजूद आप हेल्थ और एजुकेशन को उठा सकते हैं, तो आप स्पोर्ट्स को क्यों नहीं उठा सकते? आप क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहाल कर सकते हैं? आप क्यों नहीं किसी को स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक एक जो है कलमदान दे सकते हैं? आप आखिर राना सनाउल्लाह साहब क्या क्या करें? वो तर्जमान भी हैं, मुशीर भी हैं, वो आईपीसी के भी हैं, वो जो है वजारत खारजा के भी मामला देखें, वो वजारत दाखिला के भी मामला देखें, तमाम सियासी मामला भी वो देखें, सारे मुज़ाकरात भी वो करें। तो भाई स्पोर्ट्स को कौन देखेगा? क्या करेगा ये स्पोर्ट्स वाला? यही बैनुल सूबाई राब्ता के सेक्रेटरी की भी सारी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, तो वो बेचारा एक वानी हॉकी में अगर आपने उसको प्रेसिडेंट लगा दिया तो वो कितना काम करेगा? कहां तक अपने आप को कुव्वत लेकर आएगा? अब तो अक्टूबर का वानी साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर के बाद उनका दूसरा रंग नजर आएगा और रिटायरमेंट होने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, वो रिटायर होने वाले हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है ताहिर भाई, राजू भाई, फरहान भाई, फरीद भाई, कि वज़ीर आज़म साहब को, इस हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना है। जितना संजीदा ये इस मुल्क के बाहर के नौजवानों के लिए हैं, उनको बचाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि यार अगर वज़ीर आज़म नहीं सुनते तो मेरे प्यारे फील्ड मार्शल साहब, आप ही कुछ स्टेप उठा लें इन नौजवानों के लिए। आप ही कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि ये डिपार्टमेंट हमारे नौजवानों को गले लगाएं, इनको प्लेटफॉर्म दें, इनके लिए आगे आए। और जो बात ताहिर भाई कह रहे हैं कि नेशनल बैंक में ये लोग जॉब करते हुए ये हरकतें की हैं, तो भाई नेशनल बैंक ने बहुत पहले इन सबको ड्यूटी पे पाबंद कर दिया था। उसके साथ जो वर्ल्ड चैंपियन मौजूदा आसिफ हैं स्नोकर के, उस वक्त भी वो वर्ल्ड चैंपियन थे, उसको भी ड्यूटी पे लगा दिया था। और इवन के एक दूसरे जो एशिया चैंपियन और नेशनल चैंपियन रहे हैं, उसको चाय पे लगा दिया था। तो ये हम ही गए थे, हमने ही पड्डा किया था फिर, और फिर हमारी ही रिक्वेस्ट पर उस वक्त जो है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था। बट पॉलिसी चेंज नहीं हुई है नेशनल बैंक की या किसी और बैंक की। HBL खेलों का हब कहलाता था, उससे भी मैंने ही सवाल किया कि भाई आप PSL में अरबों रुपए लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि 500% आपको इसका बेनिफिट मिला है, तो यार 1% दीगर खेलों को भी दे दें। ये HBL के भी हमने कहा, UBL ने जब बंद किया और यूनुस खान जो है वो खुद प्रेसिडेंट से मिलने गए, कहा कि भाई आप खेलों को क्यों बंद कर रहे हैं, इसको बहाल कर रहे हैं, तो वो उसकी बात नहीं मानी। तो यूनुस खान में इतनी तो अखलाकी जरूरत थी कि वो खुद छोड़ गए UBL को और उसके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। तो ऐसे जिदार लोग चाहिए ना, जब भी तो पाकिस्तान सही होगा, जब भी तो मामला सही होंगे। ये कासालीसी करने वाले लोगों से कोई मामला सही नहीं होने वाला। अब जाते हैं ये लेजेंड, जाते हैं, अक्सरियत, सबको नहीं कह रहा, अक्सरियत जाते हैं, मिलते हैं, अपनी मुलाकातें करते हैं और बाद में खुद डायरेक्ट होकर दूसरे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। आखिरी मिनट है, कोई मैसेज देना चाहेंगे ताहिर अली शाह साहब? मैं तो यही करूंगा कि अभी वानी साहब FIS के प्रेसिडेंट साहब से मिले हैं, उधर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन के आए हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वानी साहब को चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान में 3 से 4 एक FIS या 2 FIS के इवेंट्स और 2 से 3 एशिया के इवेंट्स अपने पाकिस्तान में लेके आए। अपने पाकिस्तान की भी जो हॉकी सेक्टर है उसको भी बहाल करें, टेक्निकल ऑफिसर्स के कोर्सेज करवाएं, कोचेस के कोर्सेज करवाएं, न्यूट्रिशंस को लेके आए, ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान में जो हॉकी का वीरान ग्राउंड पड़े हुए वो भरे, ताकि प्लेयरों का इंटरेस्ट डेवलप हो। जब हम प्लेयरों को अपने ग्राउंडों की तरफ लेके आएंगे देन ही हम कुछ उसको डिलीवर कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब से कि जितने भी साबका हॉकी फेडरेशन में करप्शन के मामला है उसका जल्दी से जल्दी एहतसाब करवाएं, ताकि पाकिस्तान कौम को सामने पता चल सके कि पाकिस्तान हॉकी को लूटने वाले असल नाम कौन है। बहुत शुक्रिया। असगर भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर? मैं तो यही चाहता हूँ कि ग्राउंड आबाद हो, हस्पताल वीरान हो। जुल्फ़ार अली भुट्टो का ये कॉल जो उन्होंने आई थिंक अन्नू भाई पार्क में ये बात उन्होंने की थी, जब उस पार्क को हमारे डॉन के फोटोग्राफर के नाम किया जा रहा था, तो जहाँ तक मुझे याद है ये बात उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाई ग्राउंड आबाद होने चाहिए, हस्पताल वीरान होने चाहिए। आज मैं हुकूमत वक्त से और तमाम सूबों से ये कहता हूँ कि खुदारा ग्राउंड को आबाद करें। इसी में हमारी जीत है, इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी कामयाबी है। और स्पोर्ट्स को कानून साजी करके सनत का दर्जा दे दें। जब ये सनत का दर्जा पाएगी तो ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा, बल्कि वो बहुत सारे इशू जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को बाहर से सामान मंगवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और भारी भारी टैक्सें लगी होती हैं, उन टैक्सों से भी कुछ निजात मिलेगी और एक सिस्टम अच्छा बनेगा और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फलेगा फूलेगा, हमारे ग्राउंड आबाद होंगे, हमारे नौजवान सेहतमंद होंगे। बहुत शुक्रिया। ताहिर अली साहब हमारे साथ पोलैंड से मौजूद थे और असगर अजीज साहब हमारे साथ स्टूडियो में थे। और असगर अजीज साहब ने आज बताया भी कि कितने लोग उन्होंने मसले मसाइल हल किए, फेडरेशन से बात की, चाहे वो नेशनल बैंक के हेड उनसे बात की, और जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनके भी काफ़ी मसाइल हैं और उनके साथ साथ कुछ लोगों को उम्र की शहादत के लिए भी भेजते हैं। तो वेलफेयर के काम भी बहुत करते हैं और इन जैसा इंसान और इन जैसी शख्सियत बिल्कुल कराची में होनी चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, ताकि खेल और खिलाड़ी तरक्की कर सकें। यह हमारा प्रोग्राम था और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।